लेकिन आज जो आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम तो यहाँ ऐसा लोहड़ी मनाएंगे कि इसमें जो है प्रतियां डालेंगे इसकी। वो कहते हैं साहब हम लोहड़ी मनाएंगे लेकिन हम दुख के गीत गाएंगे। अरे खुशी का त्यौहार है भाई, फसल पकने पर होता है, दुख का तुम्हें स्यापा करना है तो बैठ के कहीं और रो। कहते हैं नहीं जी हम तो दुख के गीत, विरोध के गीत गाएंगे। और करेंगे क्या लोहड़ी में? वो जो आग है उसके अंदर कागज जलाएंगे। प्रति का मतलब क्या है? कागज जलाएंगे, उसमें कागज डाल देंगे। ये किसान बिल का उसमें प्रतियों को जलाने का तय किया है। तो अग्निदेव को आप अच्छी चीज के बजाय बुरी चीज दे रहे हो, आप कागज जला रहे हो, उसमें आप अग्निदेव का अपमान कर रहे हो। सिंघू बॉर्डर पर लोहड़ी मनाने का कुछ नेताओं ने तय किया है, जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने तय किया है कि हम इस बार लोहड़ी का पर्व जो कृषि बिल है इस बिल की प्रतियां जलाकर करेंगे। बड़ी अजीब बात है। ये लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये एक त्यौहार है और जो सदियों से मनता आया है। क्यों मनती है लोहड़ी? ये लोहड़ी जो है मुख्यतः पंजाब का ही त्यौहार है। हमारे पूरे देश में खिचड़ी का प्रोग्राम होता है और वो मकर संक्रांति पर होता है, लेकिन लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है। और ये जो लोहड़ी पंजाब में मनती है वो इसलिए मनती है कि अग्नि को हमारे यहाँ देवता माना गया है और उस देवता को प्रसन्न करने के लिए फसल जब पक के तैयार हो जाती है, गेहूं की फसल पक के खेतों में तैयार हो गई है, उस समय ये माना जाता है कि अग्निदेव को ये पकी फसल का पहला भोग लगाएंगे। और इसलिए वो फसल पकी हुई में अग्नि देवता को वो अर्पित करते हैं और खुशी में कि फसल पक गई है हमारी, वो गीत गाते हैं। ये खुशी का पर्व है। लेकिन आज जो किसान आंदोलन के नाम पर ये बॉर्डर पर लोग बैठे हुए हैं, ये जो अपने को कह रहे हैं कि हम पंजाबी हैं, पंजाब से आए हैं, पंज आब, पांच जहां पानी है, पांच प्रकार के, जहां पांच नदियों का संगम होता है, जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है। आज वो पाकिस्तान में भले ही हो गया हो, लेकिन वो पंजाब ही है। वो कहते हैं साहब हम लोहड़ी मनाएंगे लेकिन हम दुख के गीत गाएंगे। अरे खुशी का त्यौहार है भाई, फसल पकने पर होता है, दुख का तुम्हें स्यापा करना है तो बैठ के कहीं और रो। कहते हैं नहीं जी हम तो दुख के गीत, विरोध के गीत गाएंगे। और करेंगे क्या लोहड़ी में? वो जो आग है उसके अंदर कागज जलाएंगे। प्रति का मतलब क्या है? कागज जलाएंगे, उसमें कागज डाल देंगे। ये किसान बिल का उसमें प्रतियों को जलाने का तय किया है। तो अग्निदेव को आप अच्छी चीज के बजाय बुरी चीज दे रहे हो, आप कागज जला रहे हो, उसमें आप अग्निदेव का अपमान कर रहे हो। आपको इसमें पुरानी परंपरा जो थी कि उसके अंदर हमें तिल डालना है, उसके हमें गुड़ की डालनी है, मूंगफलियां डालनी है। क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अग्नि के अंदर यदि आप कोई चीज़ डालते हैं, जैसे कि हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में यदि कोई चीज़ डालते हैं, किसी ने पूछा जी देसी घी क्यों डालते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो भी चीज़ डालेंगे वो 100 गुना वाष्प बनकर वातावरण में फैलती है। और ये ठंड के दिनों में त्यौहार होता है, इसलिए माना जाता है कि तिल हो गया, गुड़ हो गया और मूंगफली हो गई, ये ड्राई फ्रूट्स है, ये पूरे वातावरण के लिए, ये गर्मी लाने के लिए, और इसलिए अग्नि देवता को ये यज्ञ रूप है और उसमें डालते हैं। तो यज्ञ में शुद्ध चीज़ें डाली जाती हैं, अशुद्धि नहीं फैलाई जाती। लेकिन आज जो आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम तो यहाँ ऐसा लोहड़ी मनाएंगे कि इसमें जो है प्रतियां डालेंगे इसकी। तो क्या वो अपने संस्कार भूल गए? क्या वो अपनी संस्कृति भूल गए? और ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी पंजाब का रहने वाला जो ये लोहड़ी का प्रोग्राम मनाता है, सदियों से मनता आया है, कोई इस पर बोल नहीं रहा, सब मौन है। भाई किसी को तो कहना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो? शापा पाने का त्यौहार थोड़ा ही है, ये खुशियों का त्यौहार है। किसी के घर में अगर मौत हो जाती है, किसी के घर में कोई गमी है, कोई बहुत बीमार है, गमगीन है, तो वो भी थोड़ी सी आग जलाएगा, अग्नि में थोड़ा 2-4 मोमबत्ती, मूंगफली, थोड़ा पट्टी, कुछ थोड़ा सा तिल, सकरी वो डाल के और वो हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि वो अग्निदेव है। लेकिन तुम अग्निदेव को राजनीति का एक अखाड़ा बनाओगे, आप भगवान की पूजा को अशुद्ध करोगे, ये आपको किसने ताकत दी है? ये आपको किसने अनुमति दी है? लेकिन ये जो आंदोलनकारी हैं ये तो करेंगे। तो क्यों करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसलिए करेंगे क्योंकि ये आंदोलन जितना भी चल रहा है किसानों के नाम पर, इसको हाईजैक किया हुआ है देश के वामपंथियों ने।
और वाम पंथ वो पंथ है जो किसी भी पंथ को नहीं मानता, ना किसी भगवान को मानते, ना वो कोई त्योहार मानते। वो कहते हैं कि नहीं, बस जो कार्ल मार्क्स हुए हैं वही भगवान है, वो जो कह गए वही अच्छा है, चीन ही हमारा माई बाप है, चीन जो कह दे वो हमारे लिए ठीक है। तो चीन ने कह दिया है भारत सरकार का विरोध करना है, ये कोई भी बिल लाएं, ये सीएए लाएं, इसका विरोध करना है, ये कृषियों के बिल लाएं किसानों का उद्धार के लिए, उसका विरोध करना है, ये कॉमन सिविल कोड लाएंगे, हमें उसका भी विरोध करना है, ये जनसंख्या नियंत्रण लाएंगे, हमें उसका भी विरोध करना है, ये वैक्सीन लाएंगे बीमारी महामारी को रोकने के लिए, हमें उसका भी विरोध करना है, और इन्हें हर चीज का विरोध करना है। ये राफेल लाएंगे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, हमें उसका भी विरोध करना है। तो ये वामपंथियों को हमारे देश के हर उस काम का विरोध करना है जिसमें देश का हित हो, जिसमें देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हों, जो देश के भविष्य के लिए अच्छा हो। ये वो वामपंथ है। लेकिन इस वामपंथ का चेहरा ऊपर से ढका हुआ इन्होंने, जो कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। लोग सोचते हैं भेड़ हैं, बिचारी, गरीब, देखिए महिला, बच्चे, लेकिन उसके अंदर भेड़िया छुपा हुआ है जो मौके की तलाश में है। और ये भेड़िए छुपे हुए हैं आज किसानों की वेश में। इनको पहचानने की जरूरत है, लेकिन शायद पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग अभी चाहे शायद उनको रिश्वत मिल रही है, चाहे उनको पीने को शराब मिल रही है, चाहे उनको कोई पोस्ट देने का लालच मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, अब तो खुल के आ गया। तो ये लालच मिल रहा है, इस लालच में, स्वार्थ में कुछ लोगों की आंख बंद है, वो स्वार्थ में अंधे हो गए, और इतने अंधे हो गए कि ये वामपंथियों की प्लानिंग नहीं दिख रही, इसमें अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है। जो कांग्रेस देशभक्ति के लिए जाना जाता था, कहते हैं साहब देश आज़ाद कराया था, वो बात अलग है कि आज़ाद कराया देश के टुकड़े करके। आज पता लग रहा है कि ये कांग्रेस जो देश के टुकड़े कराकर देश की आज़ादी प्राप्त करने का दावा करती है कि साहब हमने आज़ादी दिलाई, हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए लड़ने वाले, देश के लिए खपने वाले तो पता नहीं कहाँ गए, उनका तो कोई नामो निशान नहीं है। केवल एक खानदान का गुणगान होता है, और वो खानदान अपने स्वार्थ के लिए देश के टुकड़े करके इस देश पे केवल राज करने के लिए रहा। आज वही नेहरू का खानदान इसी बात को पकड़े हुए है कि यहाँ केवल फूट डालो, राज करो। नेताओं की अंग्रेजों की भाषा सीखी हुई है, तो यहाँ फूट डालो, समस्या पैदा करो और समस्याओं को पैदा रखो, समस्या का समाधान मत होने दो। तो आज जब गरीब किसान 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं साहब अगर 50 बीघे जमीन भी है तो उसमें केवल पेट भरता है, इससे तो कोई नौकरी कर लो 10,000 की, वो अच्छा है। लोग खेती छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग गांव छोड़ कर शहरों की तरफ भागे। क्यों? क्योंकि खेती में कुछ बचता ही नहीं। वो कह रहे हैं साहब इसमें कुछ होता ही नहीं, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। अब जब सरकार ने ध्यान देने का तय किया, किसानों की प्रगति का तय किया, तो इनको समझ में नहीं आ रहा। इनको लग रहा है हमने 70 साल शासन करा, हमने तो 70 साल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं होने दिया, किसान गरीब बना रहे ताकि हमें वो हर साल वोट देता रहे। हर बार हम हर बार कहें कि किसानों का बिल माफ़ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, और बस इसी लॉलीपॉप में हमारी सरकार बनती रहेगी। जैसा हमने देखा कि राहुल गांधी ने 2-3 राज्यों के चुनाव में तो खुला बोला कि किसानों का बिल माफ़ कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। किसान सोच रहे हैं राहुल गांधी बड़ा बढ़िया है, तो मध्य प्रदेश में सरकार बनवा दी, राजस्थान में सरकार बनवा दी। ये बात अलग है कि वो गिनती गिन रहे थे 1 2 3 4, वो हुआ अभी तक नहीं है। फिर बाद में एक जगह तो सरकार बदल गई, बाकी जगह इनको समझ में आता है कि ये इस तरह से मूर्ख बनाकर सत्ता में बार बार आ सकते हैं। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस के भी पेट में दर्द है। उनको लगता है कि इस देश में अगर सत्ता प्राप्त करनी है तो लोगों को मूर्ख बनाना ही पड़ेगा, और इसलिए ये किसान बिल के नाम पर भी मूर्ख बना रही है, और इसमें साथ में वामपंथी दल मिल गए हैं। कांग्रेस का भी एक खुलासा हो गया है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से खुलकर कभी भी कांग्रेस और वामपंथी एक साथ नहीं आए थे। कहते थे 2 अलग विचारधारा है, वामपंथी एक अलग विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है, कभी साथ नहीं आएंगे। लेकिन अब आप देखिए, अब खुलासा हो रहा है कि किस तरह से देश की आज़ादी के बाद देश की संपत्ति, संपदा, उसको लूटने के लिए इन दोनों दलों ने कैसे समझौते किए कि वामपंथी दलों ने इस देश की जो शिक्षा नीति है, इस देश की जो संस्कृति है,
इस देश की जो धरोहर है उनको दीमक की तरह चाटने का काम किया। और कांग्रेस यहाँ देश की संपत्ति लूटती रही और सत्ता का शासन सुख भोगा, दोनों मिले रहे। देशवासियों को पता नहीं था कि ये दोनों अंदर खाने एक है। आज पता लग रहा है कि खुल कर के ये तो एक मंच पर आ गए। अब देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव है ना, पहले ही घोषणा हो गई कि वामपंथी दल और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इसलिए दोनों मिल गए हैं। अब खुलकर के साजिश का खुलासा हुआ है, तब देश के किसानों को भी समझने की जरूरत है कि ये जो आंदोलनकारी हैं इसमें वामपंथी लोग हैं और ये वामपंथी लोग हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता को नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। आप देखो ना वामपंथी लोग क्या कर रहे हैं, हमारे किसानों को भड़काया और कह रहे हैं साहब लोहड़ी पे तो हम कागज जलाएंगे, इसमें कोई भी ऐसी चीज करनी नहीं, हमें तो विरोध करना है, हमें तो गमी के गीत गाने हैं, हमें खुशी मनानी ही नहीं है। तो भाई गमी करवा देंगे, ये खुशी के कार्यक्रम में गमी करा देंगे। ये अच्छे चलते फिरते देश को बर्बाद करने के लिए कोई भी षड्यंत्र करा देंगे। ये अच्छे युवाओं को रोजगार के लिए पढ़ाई लिखाई करते हुए को आतंकवादी बना देंगे, और नहीं तो ये देश की सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच के देश के युवाओं का यूज करके सरकार के विरोध में खड़ा कर देंगे। छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दी जा रही है, सरकार का विरोध करो, सरकार का विरोध इतना करो कि हम तो झंडा नहीं फहराने देंगे। अब आप देखिए किस तरह की भाषा है। ये किसान आंदोलन है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी आपकी बात करेगी, हमें तो मानना ही नहीं है। ये कम्युनिस्टों की सोच है। तो इसका इलाज क्या है, ये अब किसानों को ही बताना है, क्योंकि आप फंस तो गए, जो आंदोलन में आए वो फंस गए हैं, वो खालिस्तानी लोगों के चंगुल में आ गए, जो देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने में लगे हैं, जिन्होंने इस लोहड़ी के प्रोग्राम का भी रूप बदल दिया है। ये वामपंथियों की सोच है कि भारत में कोई भी त्योहार जो सांस्कृतिक विरासत रही है वो अब आगे मन ना जाए, और इसीलिए इनकी चाल है। आप इस चाल को समझें। इतनी बात कहकर मैं यहीं वंदे मातरम।